एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है। आज की क्लास साथियों अपने सीईटी 10+2 के लिए बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। इस क्लास के अंदर हम साथियों राजस्थान इतिहास के एमसीक्यू क्वेश्चन, कला संस्कृति के, भूगोल के और इंडिया जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन साथियों जो कि अब की बार एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन, एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में किन चार रियासतों को वृहत्तर राजस्थान में विलय किया गया। बताना आपको कौन सी चार रियासतें हैं। क्या अलवर, भरतपुर और धौलपुर करौली है, या फिर बी नंबर ऑप्शन जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर है, या फिर 3 नंबर ऑप्शन कोटा, टोंक, बूंदी और झालावाड़ है, या फिर 4 नंबर ऑप्शन प्रतापगढ़, डूंगरपुर, किशनगढ़ और शाहपुरा है। सभी साथी मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। सभी साथियों को प्रयास करना है ताकि आपको पता लगे साथियों आपकी तैयारी है वो कैसी चल रही है। तो देखिए साथी यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें, यानी कि चौथे चरण के अंदर कौन सी चार रियासतों को मिलाया गया, तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। अब देखिए साथियों इनको याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, तो सभी साथी ध्यानपूर्वक देखेंगे। और मैं आपको बता दूं साथियों नोट करने के लिए आपको अलग से टाइम दिया जाएगा, तब आपको नोट करना है। एक बार समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ साथियों। ये आपको याद रखना साथियों जे और बी, यानी कि मैं आपको बताऊं साथियों यहाँ पे जो जो पहला जे है ये तो अपने साथियों जयपुर का है, और दूसरा जे साथियों अपने जोधपुर से, और तीसरा जे साथियों अपने जैसलमेर का, और चौथा साथियों अपने जो बी है ये अपने बीकानेर हो जाएगा बी से। और इन 3 जे से साथियों अपने जयपुर, जोधपुर और साथियों अपने जैसलमेर रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को ये क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए साथियों इससे संबंधित और भी क्वेश्चन मैं आपको नोट करवाता हूँ एक साथ, जो कि अब की बार एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगर साथियों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए वृहत्तर राजस्थान कब बना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए वृहत्तर राजस्थान कब बना, तो सभी साथी देखेंगे वृहत्तर राजस्थान का साथियों अपने कब बनता है। तो नोट कर लेंगे सभी साथी 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को साथियों अपने वृहत्तर राजस्थान बना। और अगर साथियों बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की जो कि इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पहले चरण का नाम पूछ लिया जाए कि बताइए पहले चरण का नाम क्या था, पहले चरण का नाम था साथियों अपने मत्स्य संघ। क्या था साथियों? मत्स्य संघ। सभी साथी ध्यानपूर्वक देख लेंगे। ये मैंने आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन बताने का प्रयास किया जो अब की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है सीईटी 10+2 के एग्जाम के लिए। तो देखिए अब आपको नोट करने का समय दिया जाता है मात्र साथियों 30 सेकंड। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और इन 2 क्वेश्चनों को भी नोट करना है सभी साथियों को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। फटाफट से नोट करेंगे सभी साथी, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और यूट्यूब चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसी शानदार और जानदार अपने राजस्थान जीके की क्लासों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य सीट कहां पर है। क्या कोटा केंद्र है, क्या जोधपुर केंद्र है, क्या अजमेर केंद्र है, या फिर बाड़मेर केंद्र है। सभी साथी बताएंगे राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहां पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, और अब की बार अपने सीईटी 10+2 के एग्जाम में आपको हुबहू ये वाला क्वेश्चन मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं जो अपने राजस्थान उच्च न्यायालय से संबंधित है और अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर कितने मुख्य न्यायाधीशों की संख्या है। सभी साथी ध्यान देंगे। अगर आपसे कुल न्यायाधीश पूछ लिया जाए कि बताइए कुल न्यायाधीश है वो कितने हैं, तो साथियों अपने कुल न्यायाधीशों की संख्या रहती है साथियों 50। कितनी है साथियों? 50 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों जो कि अपने राजस्थान उच्च न्यायालय से संबंधित है, कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए फर्स्ट जो अपने मुख्य न्यायाधीश है वो कौन थे, फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश कौन थे। सभी साथी ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चनों को देखेंगे। अगर आपसे फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश पूछ लिया जाए साथियों, तो अपने फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश का नाम रहेगा अपने कमलकांत वर्मा। कमलकांत वर्मा। एक और क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी, यहाँ पे 3 क्वेश्चन नोट करना है आपको। अगर वर्तमान में बात करें साथियों अपने मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वर्तमान में साथियों मुख्य न्यायाधीश है श्री MM श्रीवास्तव। कौन है साथियों? MM श्रीवास्तव। एक बार मैं आपको दोबारा से भी रिपीट करवा दूंगा। एक बार इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं कि राजस्थान उच्च न्यायालय की जो मुख्य सीट है साथियों वो कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर नोट करने का प्रयास करेंगे सभी साथी।
दो नंबर ऑप्शन अपना राइट रहता है साथियों। अपने राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य सीट अपने जोधपुर के अंदर है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से देख लीजिए। मैंने यहाँ पे आपको साथियों प्रयास किया बताने का कि अपने राजस्थान उच्च न्यायालय है, इसके अंदर साथियों न्यायाधीशों की संख्या कितनी रहती है, 50 रहती है। फिर मैंने आपको बताया साथियों जो अपने फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम था कमलकांत सॉरी साथियों, अपने कमलकांत वर्मा है, वो अपने फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश है राजस्थान उच्च न्यायालय के। और वर्तमान में बात करें साथियों अपने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है, तो श्री एम श्रीवास्तव है। कौन है साथियों, एम श्रीवास्तव है। और राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य सीट है साथियों जोधपुर के अंदर। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट करने का प्रयास करेंगे और साथ साथ आपको ये 3 क्वेश्चन भी साथ साथ में नोट करने हैं, क्योंकि साथियों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं साथियों इस क्लास में राजस्थान जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि में महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए वर्ष 2003 में राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे। क्या मधुकर गुप्ता थे, अमर सिंह राठौड़ थे, या फिर NR बसीन थे, या फिर इंद्रजीत खन्ना थे। सभी साथी बताएंगे। वर्ष 2023 में राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त बताना है आपको। सभी साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, और सभी को एक्टिव रहकर और क्वेश्चन का राइट आंसर, प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में साथ साथ बताते हुए चलना है और सभी साथी क्लास में बने रहेंगे अंत तक। तो देखिए अगर यहाँ पे बात करें राइट आंसर की कि वर्ष 2023 में राजस्थान राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो यहाँ पे अपने मधुकर गुप्ता थे, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहता है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी विद्यार्थी नोट करने में पीछे रह जाता है तो वो क्लास को रोक कर और आराम से नोट करें साथियों, ताकि और भी विद्यार्थी है वो डिस्टर्ब ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, पिछोला झील राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान में पाई जाती है। क्या भीलवाड़ा के अंदर है पिछोला झील, या फिर करौली के अंदर, या फिर उदयपुर के अंदर, या फिर अजमेर के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों पिछोला झील, क्योंकि ये मैंने आपको साथियों झीलों की अपने राजस्थान की झीलें हैं उसकी थ्योरी करवाई थी, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थी साथियों। और अपने ये क्वेश्चन है CET का, ये अपने साथियों ऑलरेडी CET ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में पूछा जा चुका है। CET ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में साथियों ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि पिछोला झील कहाँ पर है, तो पिछोला झील उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर है साथियों, उदयपुर के अंदर है। सभी साथी नोट कर लेंगे। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, क्योंकि अब की जो एग्ज़ाम होगी CET की 10+2 की एग्ज़ाम, वहाँ पे भी आपको राजस्थान की जिलों से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो सभी साथी राजस्थान की जिले की जो टॉपिक है उसको कवर करके जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने इस क्वेश्चन को भी नोट कर लिया होगा। पिछोला झील राजस्थान के अपने उदयपुर जिले के अंदर है। कहाँ पर साथियों, उदयपुर के अंदर है। अब बात करें साथियों यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन की अजमेर की बात करें, तो सभी साथी ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास करेंगे। अजमेर के अंदर मैं आपको बता दूं साथियों कौन कौन सी झीलें हैं। तो देखिए अजमेर के अंदर साथियों एक तो आना सागर झील है। कौन सी झील है साथियों, आना सागर झील। और दूसरी बात करें साथियों अपने एक पुष्कर झील है। कहाँ पर है, अजमेर के अंदर। ये 2 झीलें साथियों अजमेर के अंदर अपने अजमेर के अंदर है। और ये अपने जो आना सागर झील वाला क्वेश्चन साथियों अपने हाल ही में एक एग्जाम हुआ साथियों RSSB स्टेनोग्राफर का। कब हुआ साथियों एग्जाम ये, तो मैं आपको बताऊं साथियों अगर एग्जाम की बात करें जो RSSB स्टेनो का एग्जाम हुआ साथियों, इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए आना सागर झील कहाँ पर है, तो आना सागर झील साथियों अजमेर के अंदर है। और साथियों ये अभी हुआ है एग्जाम 5 अक्टूबर को। कब हुआ साथियों, 5 अक्टूबर 2024 को एग्जाम हुए साथियों। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों यहाँ पे बताए जा रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर अब की एग्जाम में आने की संभावना है। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और नोट भी कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए साथियों। देखिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है। क्या लोहा और इस्पात उद्योग नहीं है, कपास उद्योग नहीं है, या फिर दाल मिले, या फिर चावल मिले। आपको बताना है कृषि आधारित उद्योग राजस्थान राज्य में कौन सा नहीं है। क्लास को शेयर करते हुए चलेंगे और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथियों ऐसी जानदार और शानदार जीके की क्लासों के लिए, क्योंकि साथियों इन क्लासों से अपने CET 10+2 के एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन छपेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन समझ में भी आ रहे होंगे।
चलिए यहाँ पे अगर बात करें साथियों, राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो सभी साथी देखेंगे यहाँ पे एक कृषि आधारित उद्योग साथियों एक नंबर ऑप्शन नहीं है, यानी कि लोहा और इस्पात उद्योग यहाँ पे राइट रहेगा। अब साथियों इससे संबंधित मैं आपको कुछ एक अन्य क्वेश्चन और बताता हूँ जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए अपने सर्वाधिक दालों वाला जिला कौन सा है राजस्थान में, सर्वाधिक, सभी साथी ध्यानपूर्वक देखेंगे, सर्वाधिक दालों वाला जिला, सर्वाधिक दालों वाला जिला साथियों अपने नागौर, कौन सा है, नागौर। यहाँ पे नागौर अपना राइट रहेगा। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको नोट करना साथियों, सर्वाधिक दालों वाला जिला कौन सा साथियों, नागौर है, इंपॉर्टेंट है और अब की एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए बालाथल सभ्यता का पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है, क्या हनुमानगढ़ के अंदर है, अजमेर के अंदर है, अपने वल्लभनगर उदयपुर के अंदर है, माउंट आबू सिरोही के अंदर है, या फिर अनुत्तरित प्रश्न है। आपको बताना साथियों जो बालाथल सभ्यता है इसका पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है, हनुमानगढ़, अजमेर, उदयपुर, सिरोही या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों यहाँ पे बालाथल सभ्यता रहेगा, इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन यानी कि वल्लभनगर उदयपुर के अंदर। कहाँ पर साथियों, वल्लभनगर उदयपुर। अगर बात करें साथियों यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन की हनुमानगढ़ की बात करें तो सभी साथी ध्यानपूर्वक देखेंगे। हनुमानगढ़ में 2 सभ्यताएं साथियों जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है और इंपॉर्टेंट भी है। एक तो साथियों अपने कालीबंगा सभ्यता है, कौन सी सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता भी हनुमानगढ़ के अंदर है, और साथियों इसी के साथ एक पीलीबंगा सभ्यता, ये भी अपने साथियों कहाँ पर है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। एक साथियों हनुमानगढ़ से किला आता है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो उस किले का भी आपको नाम नोट करना है, बटनेर का किला, इंपॉर्टेंट है साथियों, बटनेर का किला जो कि हनुमानगढ़ के अंदर है। कहाँ पर है, हनुमानगढ़ के अंदर है। इन तीनों क्वेश्चनों को आपको इसी क्वेश्चन के साथ नोट करना है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। तो फटाफट से इन क्वेश्चनों को नोट कर लेंगे, आपको मात्र 30 सेकंड का समय दिया जाता है। साथ साथ सभी साथी क्लास को लाइक करते हुए चलेंगे और शेयर करते हुए चलेंगे और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों। सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए साथियों एग्जाम की दृष्टि से। चलिए क्लास के अंत तक बने रहेंगे सभी साथी, उम्मीद करता हूँ सभी ने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए किस वर्ष में पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के शासक चंदेल को हराया था, क्या 1191 में हराया था, या फिर 92 में, या फिर 81 के अंदर, या फिर 82 के अंदर। तो देखिए साथियों यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन और 2 नंबर ऑप्शन सभी साथी ध्यानपूर्वक देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 1191 में एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था साथियों जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, त्राइन का युद्ध। त्राइन का युद्ध होता है साथियों 1191 में, त्राइन का प्रथम युद्ध, त्राइन का प्रथम युद्ध होता है साथियों 1191 में। और बी नंबर ऑप्शन की बात करें साथियों, त्राइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में। दोनों इंपॉर्टेंट युद्ध साथियों और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। त्राइन का द्वितीय युद्ध, आप कह सकते हैं त्राइन का सेकंड युद्ध हुआ साथियों 1192 में। कब हुआ साथियों, ये आपको मैं याद करने का तरीका बता देता हूँ। जैसे कि 1191 में 1 है और प्रथम में भी 1 है, यानी कि 1 से 1 याद रख सकते हैं, और 1192 में 2 है, तो यानी कि त्राइन का दूसरा युद्ध हुआ अपने 1192 में। अब बताइए साथियों आपको कि किस वर्ष में पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के शासक चंदेल को हराया था, 1191 में, 92 में, 81 में, या फिर 82 में। तो अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहता है 1182 में। कब साथियों, 1182 के अंदर अपने पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के शासक चंदेल को हराया था। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा, जल्दी जल्दी नोट कर लेंगे, फटाफट से नोट कीजिए सभी साथी इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा गया साथियों, क्वेश्चन है आपके सामने कि उदयपुर का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सहेलियों की बाड़ी किसके द्वारा बनवाया गया था, महाराजा सूरजमल के द्वारा, महाराजा उदय सिंह के द्वारा, या फिर शंभू सिंह प्रथम के द्वारा, या फिर संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा। आपको बताना है जो अपने सहेलियों की बाड़ी उदयपुर के अंदर है, इसका निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया। 4 ऑप्शन आपके सामने, सभी साथी मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो देखिए साथियों यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे सूरजमल की, महाराजा सूरजमल, इससे एक संबंधित क्वेश्चन आता है
इनका एक क्वेश्चन बनता है साथियों कि जाटों का प्लेटो, जाटों का प्लेटो, जाटों का प्लेटो किसे कहते हैं साथियों? अपने महाराजा सूरजमल जाट को जाटों का प्लेटो कहा जाता है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, अब की बार एग्जाम में आपको ये वाला क्वेश्चन हूबहू मिलेगा कि बताइए जाटों का प्लेटो है वो किसे कहा जाता है? तो जाटों का प्लेटो साथियों अपने महाराजा सूरजमल जाट को कहा जाता है। नोट करना है सभी साथियों को। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि सहेलियों की बाड़ी है वो किसके द्वारा बनवाई गई? तो देखिए यहाँ पे अपना 4 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया जाता है, जो कि उदयपुर के अंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आया वो क्वेश्चन साथियों, वागड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? गंवरीबाई प्रसिद्ध है, पन्नाधाय, राणाबाई या फिर कर्मावती? सभी साथी बताएंगे। और ये साथी अपने RSSB स्टेनो के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अक्सर साथियों अपने जो एग्जाम होते हैं इन्हीं से घुमा फिरा कर और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अपने, तो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उन्हीं क्वेश्चनों से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको यहाँ पे करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए वागड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? गौरीबाई प्रसिद्ध है, पन्नाधाय, राणाबाई या फिर कर्मावती? सभी साथी बताएंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको एक क्वेश्चन नोट करवाऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है और अब की एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें 3 नंबर ऑप्शन की, राणाबाई की बात करें साथियों, तो इन्हें अपने राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है, राजस्थान की दूसरी मीरा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए वागड़ की मीरा तो अपने किसको कहते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपसे राजस्थान की दूसरी मीरा पूछ ली जाए साथियों, तो अपनी दूसरी मीरा अपने राणाबाई को कहते हैं और वागड़ की मीरा कहते हैं साथियों अपने गंवरीबाई को, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट है। गंवरीबाई को साथियों अपने वागड़ की मीरा कहते हैं और अपने राजस्थान की दूसरी मीरा कहते हैं साथियों राणाबाई को। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। नोट कर लेंगे यहाँ पे अपने इस क्वेश्चन का। तो साथियों 1 नंबर ऑप्शन राइट है, लेकिन इसको भी आपको ध्यान में रखना है और इंपॉर्टेंट लगा लेना है, क्योंकि अब की एग्जाम में आपको मिलेगा ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ऑलरेडी अपने RSSB स्टेनो के एग्जाम में आ चुका है। देखिए क्वेश्चन है वो साथियों अपने इंदिरा गांधी से संबंधित, इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में समाप्त होती है? आपको बताना है इंदिरा गांधी नहर है वो कौन से जिले में समाप्त होती है? क्या उदयपुर के अंदर, जैसलमेर के अंदर, भरतपुर के अंदर या फिर जोधपुर के अंदर? सभी साथी बताएंगे। अपने CET के ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में आया हो क्वेश्चन है और स्टेनो के इसी के साथ आप लिख लेना साथियों। RSSB स्टेनो के एग्जाम में, किसके एग्जाम में साथियों? RSSB स्टेनो के एग्जाम में 2024 के एग्जाम में ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना साथियों, क्योंकि 2 एग्जाम में पूछा गया है और अब की बार अपने हूबहू छपेगा साथियों CET 10+2 के एग्जाम में भी। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें इंदिरा गांधी नहर की, सभी साथी देखेंगे यहाँ पे बात करें साथियों इंदिरा गांधी नहर की, तो देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे एक बार, सभी साथी नोट करना छोड़ देंगे। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर रहेगा साथियों 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि जैसलमेर के अंदर इंदिरा गांधी नहर है वो समाप्त होती है। कहाँ पर होती है साथियों? जैसलमेर के अंदर होती है। अब अगर बात करें साथियों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए अपने इंदिरा गांधी नहर है वो राजस्थान में कौन से गाँव से प्रवेश होता है? कौन से गाँव में प्रवेश होता है राजस्थान में प्रवेश? सभी साथी देखेंगे, एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। राजस्थान में प्रवेश होता है साथियों अपने खारा गांव से। कौन से गांव से? खारा गांव से। इंदिरा गांधी नहर का साथियों राजस्थान में खारा गांव से प्रवेश होता है और साथियों समाप्त होती है ये अपने जैसलमेर जिले में। कहाँ पर समाप्त होती है साथियों? जैसलमेर में। अगर आपसे साथियों इंदिरा गांधी नहर की टोटल लंबाई पूछ ली जाए, जो कि अब की बार एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है कि बताइए इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितनी है टोटल? तो लंबाई है साथियों इसकी 649 किलोमीटर। कितनी है साथियों? 649 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और साथियों ये अपने भारत की सबसे लंबी, इसको भी नोट करना है, भारत की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर है। भारत की सबसे लंबी, ये भी आपको नोट करना है साथियों, भारत की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर कौन सी साथियों? मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं सभी साथी एक्टिव रहकर। सबसे लंबी मानव निर्मित नहर। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने कई क्वेश्चन कवर करवाने का प्रयास किया साथियों आपके सामने। मैंने आपको यहाँ पे बताया राजस्थान में प्रवेश साथियों इंदिरा गांधी नहर का खारा गांव से होता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया। और फिर मैंने आपको साथियों इसकी टोटल लंबाई है वो बताई।
इसकी टोटल लंबाई साथियों 649 किलोमीटर। और मैंने बताया साथियों ये अपने जो भारत की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर है, इंदिरा गांधी नहर है, ये अपने आरएसएसबी स्टेनो के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट लगा लेना। और अब की बार अपने इंदिरा गांधी नहर से ये अपने CET 10+2 के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इंपॉर्टेंट लगा लेना। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे सभी साथी। आपको मात्र 15 सेकंड का समय दिया जाता है इस क्वेश्चन को नोट करने के लिए, जल्दी जल्दी नोट कर लेंगे। एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे CET 10+2 के एग्जाम के लिए। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों क्लास में अंत तक बने रहेंगे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, किस शहर को राजस्थान का खाद्य टोकरा के रूप में जाना जाता है? बीकानेर को, अजमेर को, गंगानगर को या फिर अलवर को? आपको बताना साथियों किस शहर को राजस्थान का खाद्य टोकरा के रूप में जाना जाता है। अपने 4 ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर का चयन करके साथियों अपने को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ साथ आपको मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ साथियों, जो कि बीकानेर से संबंधित है। साथियों अपने बीकानेर को अपने ऊन का घर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? ऊन का घर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए ऊन का घर किस जिले को कहा जाता है, तो ऊन का घर साथियों अपने बीकानेर को कहा जाता है। नोट कर लेना साथियों। अब बात करें यहाँ पे राजस्थान का खाद्य टोकरा के रूप में किसे जाना जाता है, तो यहाँ पे गंगानगर को जाना जाता है खाद्य टोकरा के नाम से। अपने 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट है। दोनों क्वेश्चनों को नोट करना है, जल्दी जल्दी नोट कर लेंगे सभी साथी। यहाँ पे मैंने आपको बताया साथियों बीकानेर को तो ऊन का घर कहते हैं, और राजस्थान का खाद्य टोकरा साथियों यहाँ पे गंगानगर को कहा जाता है। नोट कर लेना। और बात करें साथियों यहाँ पे गंगानगर की, तो सभी साथी ध्यान देंगे, सर्वाधिक आंधियों वाला जिला अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए सर्वाधिक आंधियों वाला जिला कौन सा है, तो अपना गंगानगर है सर्वाधिक आंधियों वाला जिला। और अपने गंगानगर के बाद में साथियों सर्वाधिक आंधियों वाला जिला आता है हनुमानगढ़। कौन सा आता है साथियों? जहाँ पे मैंने अभी आपको कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यता बताई थी और बटनेर का किला बताया था। यहाँ पे अपने सर्वाधिक आंधियों वाला जिला गंगानगर, और उसके बाद में आता है साथियों हनुमानगढ़। ये भी आपको नोट करना है, जल्दी जल्दी दोनों क्वेश्चनों को नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है साथियों। जो अपने ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इनसे संबंधित जो मैं आपको व्याख्या बता रहा हूँ, इन व्याख्याओं में जो क्वेश्चन है साथियों यही आपको कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और गंभीर रूप से सभी साथियों को एक्टिव रहकर इन क्वेश्चनों को नोट करना है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने इन क्वेश्चनों को नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस शहर में स्थित है? क्या अपने जयपुर के अंदर है, क्या अपने माउंट आबू के अंदर है, क्या जोधपुर के अंदर है, या फिर उदयपुर के अंदर है? साथियों यहाँ पे मैं आपको बता दूं 3 नंबर ऑप्शन आपके सामने जोधपुर है। तो अपने RSSB स्टेनो के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है साथियों? इसको भी आपको नोट करना है। मेहरानगढ़ दुर्ग अपने साथियों जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर साथियों? जोधपुर के अंदर है। और यहाँ पे जोधपुर के अंदर साथियों एक जसवंत थड़ा है जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CET ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सभी साथी इन क्वेश्चनों को भी ध्यान में रखना है। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर के अंदर है, तो सभी साथी देखेंगे यहाँ पे ध्यानपूर्वक। तो यहाँ पे साथियों 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहता है, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान को कहाँ पर साथियों? जयपुर के अंदर है। अगर बात करें साथियों यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन की उदयपुर की बात करें, तो सभी साथी ध्यानपूर्वक देखेंगे उदयपुर के अंदर साथियों अपने ज्वार अनुसंधान केंद्र है। कौन सा है साथियों? ज्वार अनुसंधान केंद्र उदयपुर के अंदर साथियों ज्वार अनुसंधान केंद्र है। सभी साथी एक बार दोबारा से देखेंगे, मैं आपको रिपीट करवा देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ मैंने कई क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास किया है। सबसे पहले आपको नोट करना है साथियों राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। सभी साथी मेरे साथ साथ नोट कर लेंगे जल्दी जल्दी। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है साथियों? जयपुर के अंदर है। नोट कर लेना। फिर मैंने आपको बताया साथियों ज्वार अनुसंधान केंद्र अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए ज्वार अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ज्वार अनुसंधान केंद्र साथियों यहाँ पे अपने उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। फिर मैंने आपको बताया साथियों 3 नंबर ऑप्शन की मेहरानगढ़ क्वेश्चन साथियों जो कि CET ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग जयपुर के अपने जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है साथियों? जोधपुर के अंदर है। और इसी के साथ मैं आपको बाद में नोट करूँगा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। और अगर आपको नोट करना साथियों
तो नोट करेंगे जोधपुर के अंदर साथियों एक जसवंत थड़ा है। कौन सा थड़ा है साथियों? जसवंत थड़ा, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। नोट करेंगे सभी साथी, जल्दी जल्दी आपको लगाना है साथियों। जोधपुर के अंदर जसवंत थड़ा, सभी साथी लिखेंगे जल्दी जल्दी जसवंत थड़ा, और इसके आगे लगाइए साथियों राजस्थान का ताजमहल। राजस्थान का ताजमहल कहते हैं जसवंत थड़ा को। और साथियों जयपुर में आपको नोट करना है साथियों, जयपुर के अंदर कौन सा अपना महल है साथियों? तो जयपुर के अंदर हवा महल है। यह भी आपको नोट करना है, जयपुर के अंदर हवा महल है, जिसका निर्माण साथियों प्रताप सिंह के द्वारा करवाया जाता है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो साथियों इसी प्रकार अपने राजस्थान जीके को संपूर्ण व्याख्या सहित पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए साथियों, ताकि आपकी अपने CET 10+2 के एग्जाम में आराम से, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हो तो आपके आराम से CET 10+2 के एग्जाम में 40% क्लियर हो सकेंगे बड़ी आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। अगर कोई साथी नोट करने में पीछे रह जाता है तो क्लास को रोककर और फिर नोट कर सकता है, ताकि और भी विद्यार्थी है वो डिस्टर्ब ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए राजस्थान में पूरे देश में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक उत्पादक राज्य? आपको बताना है राजस्थान के अंदर किसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। क्या ऊन का होता है, क्या चाय का होता है, चावल का होता है, या फिर गेहूं का होता है? सभी साथी बताएंगे। आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। राजस्थान में पूरे देश में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? ऊन, चावल, गेहूं, या फिर अपने चाय? सभी साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए साथी यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे। एक नंबर ऑप्शन अपना राइट है, ऊन। क्या रहेगा साथियों? एक नंबर ऑप्शन अपना राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए, इसी के साथ आपको एक क्वेश्चन नोट करना है कि बताइए एशिया की, सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर है? एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर है? अगर आपसे ऊन मंडी पूछ ली जाए साथियों, तो एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है बीकानेर के अंदर। कहाँ पर है साथियों? बीकानेर के अंदर। नोट कर लेना यहाँ पे, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है साथियों बीकानेर के अंदर। और सर्वाधिक उत्पादक होता है साथियों राजस्थान में ऊन का। किसका होता है साथियों? ऊन का। एक नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट है। और इस क्वेश्चन को भी नोट करना है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, बीकानेर। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। लगभग साथियों अपने 15 क्वेश्चन शेष बचे हुए हैं, तो सभी साथी क्लास में अंत तक बने रहेंगे। क्लास को शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे अगर आपको क्लास पसंद आ रही है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बांध जिसका सिंचाई एवं जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग किया जाता है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। मेजा बांध है, ज्वाई बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है, या फिर राम सागर बांध है? सभी साथी मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जिसका सिंचाई एवं जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग किया जाता है? सभी साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों अब की बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए साथियों यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। कौन सा ऑप्शन साथियों? राणा प्रताप सागर बांध को अपने सिंचाई एवं जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। अगर साथियों अपने बात करें यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन की, ज्वाई बांध की बात करें साथियों, तो इसे अपने मारवाड़ का अमृत सरोवर के उपनाम से जाना जाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर। सभी साथी ध्यान देंगे, 2 नंबर ऑप्शन ज्वाई बांध, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसको कहते हैं साथियों? अपने ज्वाई बांध को कहते हैं। मारवाड़ का अमृत सरोवर ज्वाई बांध को कहा जाता है। यह भी आपको क्वेश्चन नोट करना है, इंपॉर्टेंट है। सभी साथी नोट करेंगे जल्दी जल्दी। यहाँ पे मैंने आपको बताया साथियों मारवाड़ का अमृत सरोवर किसको कहते हैं? अपने ज्वाई बांध को कहा जाता है। नोट कर लेंगे सभी साथी। फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन साथियों। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? आपको कार्यकाल बताना है। क्या 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, 1 नंबर ऑप्शन, या फिर 2 नंबर ऑप्शन 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, या फिर
3 नंबर ऑप्शन या फिर 4 नंबर ऑप्शन, 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। सभी साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि साथियों अक्सर जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है और फिर 4 ऑप्शन में से राइट आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। सभी साथी बताएंगे राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल है वो कितना होता है? तो देखिए साथियों, यहाँ पे अगर बात करें राइट आंसर की तो 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट है, 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु तक है जो भी पहले हो, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट होता है। अगर बात करें साथियों वर्तमान में राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सभी साथी नोट करेंगे, नोट कर लेना साथियों साथ साथ। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष साथियों गंगाराम मूलचंदानी। कौन है साथियों? गंगाराम मूलचंदानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, नोट कर लेंगे जल्दी से इस क्वेश्चन को। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष साथियों वर्तमान में गंगाराम मूलचंदानी। और साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 4 नंबर ऑप्शन, 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल या फिर आप कह सकते हैं गवर्नर है कौन थी? प्रभा राव थी, मार्गरेट अल्वा थी, या फिर कमला बेनीवाल थी, या फिर प्रतिभा पाटिल थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल आपको बताना है कौन थी। इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को, अब की बार एग्जाम में आपको पक्का मिलेगा। अगर बात करें साथियों यहाँ पे कमला बेनीवाल की तो एक बार सभी साथी ध्यानपूर्वक देखेंगे। 3 नंबर ऑप्शन की बात करें साथियों यहाँ पे कमला बेनीवाल की तो नोट कर लेना साथियों। कमला बेनीवाल साथियों ये अपने राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री थी। सभी साथी देख लेंगे, राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया साथियों 3 नंबर ऑप्शन यानी कि कमला बेनीवाल के बारे में बताया कि ये अपने राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री है। और यहाँ पे बात करें कि प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी साथियों, तो नोट कर लेना यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट है, प्रतिभा पाटिल साथियों ये अपने राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल थी। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट होता है साथियों। यहाँ पे जल्दी जल्दी इन दोनों क्वेश्चनों को साथ साथ नोट कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री अपने कमला बेनीवाल और वर्तमान में साथियों दिया कुमारी है। यह भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए वर्तमान में उप मुख्यमंत्री कौन है, तो दिया कुमारी है। और कमला बेनीवाल साथियों राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री और राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी अपने साथियों प्रतिभा पाटिल। जल्दी जल्दी इन क्वेश्चनों को नोट कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और सारे साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास में बने रहेंगे अंत तक। आगे साथियों इससे शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है? राजस्थान का राज्य का पक्षी आपको बताना है कौन सा है। क्या गोडावन है, नीलकंठ है, भारतीय रोलर है, या फिर मोर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, और बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। राजस्थान का अपने आपको राज्य पक्षी बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा गोडावन। सभी साथी नोट कर लेंगे, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है अपने गोडावन। सभी साथी नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। बड़ा ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए अरावली श्रृंखला के निम्नलिखित शिखरों में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी का आपको नाम बताना है। क्या जागरा है, कमलानाथ है, या फिर कमलनाथ है, या फिर गुरु शिखर है, या फिर रघुनाथगढ़ है? आपको बताना है राइट आंसर। तो सभी साथी मुझे बताएंगे, क्योंकि सरल क्वेश्चन साथियों अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे साथियों अगर राइट आंसर की बात करें तो 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट है। अब साथियों आपको इस क्वेश्चन का आपको ऊंचाई बतानी है, कितनी ऊंचाई है। सभी साथी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसकी ऊंचाई कितनी है, क्योंकि आप बार बार इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं और बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो नोट कर लेना है, यहाँ पे इसकी ऊंचाई होती है साथियों 722 मीटर। कितनी होती है साथियों? 722 मीटर गुरु शिखर की ऊंचाई है। नोट कर लेंगे जल्दी जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए
काली सिंध तापीय ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में है? बाड़मेर में, कोटा में, झालावाड़ में या फिर बीकानेर में? आपको बताना है काली सिंध तापीय ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र के अंदर है? बाड़मेर में है, कोटा में, झालावाड़ में या फिर बीकानेर में? सभी साथी मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए साथी यहाँ पे अगर बात करें राइट आंसर की तो देखिए काली सिंध तापीय ऊर्जा परियोजना साथी यहाँ पे अपने झालावाड़ में, 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट है। सभी साथी नोट कर लेंगे जल्दी जल्दी। काली सिंध तापीय ऊर्जा परियोजना साथियों राजस्थान के झालावाड़ जिले के अंदर है। जल्दी से नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आगे आपसे पूछा गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए निम्नलिखित में से किस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टोड ने कहा कि यदि उन्हें राजस्थान में किसी जागीर की पेशकश की जाएगी तब वह इस किले को चुनेंगे। यानी कि आपको बताना है कौन सा किला को चुनेगा अपने कर्नल जेम्स टोड। तो देखिए चित्तौड़गढ़ का किला है, तारागढ़ का किला, भैंसरोडगढ़ का किला या फिर नाहरगढ़ का किला? सभी साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और नाहरगढ़ का किला साथियों ये वर्तमान में जो स्टेनो का पेपर हुआ है इस एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें 1 नंबर ऑप्शन की, एक बार सभी साथी समझने का प्रयास करेंगे, बड़ा क्वेश्चन है, आपको आराम से इस क्वेश्चन का पढ़कर और राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें 1 नंबर ऑप्शन की चित्तौड़गढ़ किले की, तो साथियों अक्सर एग्जाम में आता है कि बताइए मेसा के पठार पर कौन सा किला है? तो चित्तौड़गढ़ का किला है। सभी साथी साथ साथ नोट कर लेंगे ये अपने कौन से पठार पर स्थित है? मेसा के पठार पर। मेसा के पठार पर साथियों ये अपने चित्तौड़गढ़ का किला है। और जोधपुर वाला आपको नोट करना साथियों मेहरानगढ़ किला है, वो अपने जोधपुर के अंदर है। अब बताइए दोबारा से इस क्वेश्चन के ऊपर लौटते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टोड ने कहा कि यदि उन्हें राजस्थान में किसी जागीर की पेशकश की जाए तब वह इस किले को चुनेंगे। तो आपको उस किले का नाम बताना है। तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे सभी साथी। तो देखिए साथियों यहाँ पे अपना 3 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, भैंसरोडगढ़। क्या रहेगा साथियों? भैंसरोडगढ़ का किला साथियों ये अपने कर्नल जेम्स टोड ने चुना था। नोट कर लेंगे, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आपको मात्र 10 सेकंड का समय दिया जाता है साथियों इस क्वेश्चन को नोट करने के लिए। फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो भी विद्यार्थी अपने CET ग्रेजुएशन लेवल की या फिर अपने ग्रेजुएशन लेवल का साथियों तो अपना एग्जाम ही हो गया, जो भी अपने CET 10+2 के एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और हमारे साथ बेहतर तैयारी कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे नोट कर लेंगे जल्दी इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कालबेलिया नृत्य कला रूप को आपको बताना है। दोबारा से क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है साथियों। यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कालबेलिया नृत्य कला को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में किस वर्ष में सम्मिलित किया गया? क्या 2008 में, 9 में, 10 में या फिर 2011 में? सभी साथी बताएंगे। कालबेलिया नृत्य सभी साथियों को बताना है किस वर्ष है वो अपने यूनेस्को की सूची में सम्मिलित किया गया? 2008 में, 9 में, 10 में या फिर 2011 में? तो राइट आंसर रहेगा साथियों यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन 2010। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट से अब क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करेंगे साथियों समय के अभाव को देखते हुए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए राजस्थान में दांतों के बीच सोने की कील लगाने की कला को क्या कहा जाता है? दामना कहा जाता है, बारी कहा जाता है, चूप कहा जाता है या फिर बोरला कहा जाता है? आपको बताना साथियों जो राजस्थान में दांतों के बीच सोने की कील लगाने की कला है उसको क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। सभी साथी मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। फटाफट से कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बता देना साथियों। तो देखिए यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी साथी साथ साथ नोट करते हुए चलेंगे अब। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए राजस्थान के किस लोक नृत्य में ढोल, बांकिया और थाली का प्रयोग मुख्य वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है? क्या घुड़ला के
लोक नृत्य में, या फिर चंग, या फिर डांडिया, या फिर गैर। सभी साथी बताएंगे राजस्थान के किस लोक नृत्य में ढोल, बांकिया और थाली का जो प्रयोग है साथियों वो अपने मुख्य वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों अब की सीईटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाने की संभावना है पूरी की पूरी। सभी साथी कमेंट बॉक्स में राइट आंसर मुझे बताते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ पे अगर बात करें लोक नृत्य की तो 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट है साथियों, गैर। सभी साथी नोट कर लेंगे, 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए नाटनियों की हवेली, नाटनियों की हवेली कहाँ पर है? झुंझुनू में है, चूरू में है, जयपुर में है, या फिर लक्ष्मणगढ़ में है। सभी साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर, नाटनियों की हवेली कहाँ पर है। सभी साथी बताएंगे। तो एक बार सभी साथी यहाँ पे राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। क्या झुंझुनू के अंदर नाटनियों की हवेली है, क्या चूरू के अंदर है, क्या जयपुर के अंदर है, या फिर लक्ष्मणगढ़ में नाटनियों की हवेली है। तो देखिए साथियों राइट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इससे पहले अपने कुछ बात कर लेते हैं, इनसे ऑप्शन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है उनको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें 3 नंबर ऑप्शन की, जयपुर की, तो जयपुर में मैंने आपको साथियों अभी पीछे क्वेश्चन में बताया था कि जयपुर के अंदर एक हवा महल है। कौन सा हवा महल है? अपने महल है साथियों, अपने हवा महल है। इसका निर्माण साथियों अपने प्रताप सिंह के द्वारा करवाया जाता है, ये भी आपको नोट करना है। और साथियों ये अपने हवा महल है, ये अपने 5 मंजिला महल है। कितना मंजिल है साथियों? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कितना मंजिला अपने ये महल है, तो ये अपने 5 मंजिला महल है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है साथियों इससे संबंधित कि बताइए हवा महल का वास्तुकार कौन था। वास्तुकार इसका इंपॉर्टेंट साथियों अक्सर एग्जाम में आता है, तो वास्तुकार नोट कर लेना सभी साथियों को। तो लालचंद नाम का व्यक्ति है साथियों, ये अपने वास्तुकार था हवा महल का। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आपको दोबारा से इस क्वेश्चन पर लौटना है और आपको बताना है कि नाटनियों की हवेली कहाँ पर है। तो देखिए साथियों अगर बात करें यहाँ पे नाटनियों की हवेली कहाँ पर है, तो राइट आंसर भी रहेगा साथियों अपना 3 नंबर ऑप्शन, जयपुर। यानी कि जयपुर के अंदर ही नाटनियों की हवेली है, जयपुर के अंदर ही साथियों हवा महल है। और हवा महल साथियों 5 मंजिला महल है और इसका निर्माण साथियों प्रताप सिंह के द्वारा करवाया जाता है और इसका वास्तुकार था लालचंद। सभी साथी इन सभी जानकारियों को एक साथ नोट कर लेंगे ताकि दोबारा आप जब भी याद करने की कोशिश करें, जब भी आप याद करें तो आपको बड़ी आसानी से एक साथ आपको मैटर मिल जाएं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों सीईटी की एग्जाम की दृष्टि से तो जल्दी जल्दी नोट कर लेंगे। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि साथियों आपके सामने राजस्थान जीके की शानदार एमसी क्वेश्चनों के द्वारा क्लास लाई जा रही है। तो ऐसी क्लासों के लिए आपको इतना तो करना पड़ेगा कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा भी हौसला बना रहे साथियों। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपने नोट कर लिया होगा हवा महल को और ये अपने नाटनियों की हवेली। जो जो मैंने साथियों अपने प्रत्येक क्वेश्चन में हाईलाइट किया वो उसका राइट आंसर है। यानी कि जहाँ पे अब आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कि नाटनियों की हवेली मैंने आपको बताया जयपुर के अंदर और जयपुर को मैंने हाईलाइट कर दिया, यानी कि जयपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, क्लास को शेयर कर देंगे एक बार सभी साथी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? क्या विजय सिंह पथिक ने किया, चुनाराम पूनिया के द्वारा किया गया, या फिर कंवर विजयपाल के द्वारा, या फिर सुरेंद्र सिंह? आपको बताना है बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया जाता है। अगर बात करें साथियों यहाँ पे बिजोलिया किसान आंदोलन की, तो देखिए साथियों बिजोलिया किसान आंदोलन है ये लगभग साथियों अपने 44 वर्षों तक सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन है। इसीलिए ये अपने बिजोलिया किसान आंदोलन से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और रिपीट भी होते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन से क्वेश्चन। तो इम्पोर्टेंट है बिजोलिया किसान आंदोलन। सभी साथी इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा लेना और मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। तो देखिए साथियों यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि विजय सिंह पथिक के द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है और सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन है। लगभग 44 वर्षों तक ये अपने किसान आंदोलन चला था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपको बताना है लंबी नदी कौन सी है राजस्थान की। चंबल नदी है, लूनी नदी है, साबरमती नदी है, या फिर खारी नदी है।
सभी साथी मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और साथियों अपने CET 10+2 के लिए जो अपने मॉडल पेपर है उन मॉडल पेपरों को देखना मत भूलिएगा। यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल पर सारे के सारे मॉडल पेपर उपलब्ध है, तो इन क्लासों को ज़रूर देखना है, क्योंकि मॉडल पेपर से क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। अगर आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा साथियों, और आप आराम से 40% का क्राइटेरिया क्लियर कर सकेंगे। तो इन क्लासों को ज़रूर देखिएगा, CET मॉडल पेपर। अब बताइए साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। सबसे लंबी नदी आपको बताना है, और इसी के साथ इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नोट करना है। चंबल नदी यहाँ पे राइट रहेगा, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट है। अगर साथियों यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको अलग से नोट करवा देता हूँ जो कि नदी से संबंधित है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए राजस्थान की सबसे छोटी नदी, राजस्थान की सबसे छोटी नदी कौन सी है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट साथियों और एग्जाम में आने की संभावना है। राजस्थान की सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो नोट कर लेना साथियों। सबसे छोटी नदी है कांकणी नदी। कौन सी नदी है, कांकणी नदी साथियों अपने राजस्थान की सबसे छोटी नदी है। इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए साथियों, मैं आपको एक बात बताता हूँ। यहाँ पे जो अपने यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे एक कम्युनिटी पोस्ट का ऑप्शन है साथियों, कम्युनिटी पोस्ट का, जहाँ पे साथियों अपने CET 10+2 के एग्जाम के लिए डेली के डेली राजस्थान जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन लगाए जाते हैं। राजस्थान जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन, राजस्थान जीके के अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चन करना चाहते हैं तो यहाँ पे डेली आप कम्युनिटी पोस्ट पे आकर और उत्तर दे सकते हैं। और इसका फ़ायदा मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों। इसका फ़ायदा ये रहा है कि जो अपने RSSB का स्टेनो का जो एग्ज़ाम है साथियों, इस RSSB स्टेनो के एग्ज़ाम में अपने हूबहू क्वेश्चन छपे हैं साथियों अपने कम्युनिटी पोस्ट से। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा साथियों, आपको अगर प्रूफ चाहिए, तो मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है साथियों। लगभग 18 मिनट का ये अपना वीडियो है, तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि ये आप देख सकते हैं RSSB स्टेनो के एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, और अपना यहाँ पे इतने दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट में ये क्वेश्चन डाला गया था। एक साथी अपने एग्जाम से पहले क्वेश्चन लगाए गए थे 2 से 3 क्वेश्चन, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अपने RSSB स्टेनो के एग्जाम में। अगर आप भी CET 10+2 का एग्जाम दे रहे हैं तो इन क्वेश्चनों को जरूर करना साथियों अपने कम्युनिटी पोस्ट पे, जो राजस्थान जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन है, ताकि आपको फायदा होगा साथियों। और एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन मिलेंगे अगर आपको, तो आप आराम से 40% का क्राइटेरिया क्लियर कर सकेंगे। तो एक बार जरूर विजिट कीजिएगा साथियों अपने कम्युनिटी पोस्ट पर, और उत्तर देने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको पता भी लगेगा कि हाँ अपनी तैयारी है वो इस लेवल की चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आपने नोट कर लिया होगा। राजस्थान की सबसे छोटी नदी है साथियों कांकणी नदी, और राजस्थान की सबसे लंबी नदी है साथियों ये अपने चंबल नदी। एक बार कम्युनिटी पोस्ट पे साथियों ये अपने एमसीक्यू क्वेश्चनों को जरूर उत्तर देने का प्रयास करेंगे राजस्थान जीके के क्वेश्चनों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए थार रेगिस्तान में 3 शहरों का रेगिस्तानी त्रिकोण शामिल है, वह कौन सा। यानी कि आपको बताना है थार रेगिस्तान के अंदर जो अपने 3 शहरों का त्रिकोण है उनमें कौन कौन से जिले शामिल है। क्या जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर शामिल है, या फिर B नंबर ऑप्शन बीकानेर, जैसलमेर और पाली है, या फिर 3 नंबर ऑप्शन बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर है, या फिर 4 नंबर ऑप्शन जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर है। सभी साथी मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। थार रेगिस्तान में 3 शहरों का रेगिस्तानी त्रिकोण कौन सा है। सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे। लगभग साथी अपने 4 से 5 क्वेश्चन है वो शेष रहे हैं, तो सभी साथी क्लास में बने रहेंगे, और एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, जोश में आकर क्लास को लाइक करेंगे, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों। ऐसी शानदार और जानदार राजस्थान जीके की क्लासों के लिए यूट्यूब चैनल को अपने को सब्सक्राइब करना है सभी साथियों को। चलिए अगर बात करें यहाँ पे इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो सभी साथी ध्यान देंगे। यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा साथियों 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर साथी अपने 3 शहरों के रेगिस्तानी त्रिकोण में शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार सभी साथी ध्यान देंगे कि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर नहीं किया साथियों तो आज ही और अभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अपने CET 10+2 की जो भी अपनी क्लासें रहेगी, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। एक बार जरूर क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए
राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब किया गया? क्या 18 अप्रैल 2005 को किया गया, या फिर 18 अप्रैल 2006 को, या फिर 3 नंबर ऑप्शन 28 अप्रैल 2005 को, या फिर 4 नंबर ऑप्शन 28 अप्रैल 2006 को? आपको बताना चाहती हूँ राजस्थान सूचना आयोग का गठन है वो कब किया गया। चार ऑप्शन आपके सामने है। सभी साथी मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, फिर ही आगे बढ़ेंगे। सभी के राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर किसी विद्यार्थी का क्वेश्चन राइट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और किसी का अगर प्रयास करके और वह बच्चा इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताता है लेकिन किसी वजह से गलत हो जाता है, तो किसी को उस बच्चे को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आपने प्रयास किया है तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो सभी साथियों को राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलना है। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ? सभी साथी बताएंगे। तो देखिए, अगर बात करें साथियों यहाँ पे राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ, तो 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट है। 18 अप्रैल 2006 को राजस्थान सूचना आयोग का गठन हुआ। चलिए आगे बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए निम्नलिखित में से किन दो राज्यों में माही परियोजना का एक संयुक्त योजना है? माही परियोजना एक संयुक्त योजना है, क्या राजस्थान और मध्य प्रदेश की है, या फिर 2 नंबर ऑप्शन राजस्थान और पंजाब की है, या फिर 3 नंबर ऑप्शन राजस्थान और गुजरात की है, या फिर 4 नंबर ऑप्शन राजस्थान और हरियाणा? आपको बताना है किन दो राज्यों में माही परियोजना एक संयुक्त परियोजना है। चार ऑप्शन आपके सामने, मैंने अभी आपको चार ऑप्शन कौन कौन से हैं पढ़कर बताए हैं। तो जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। किन दो राज्यों में माही परियोजना एक संयुक्त परियोजना है? क्या राजस्थान मध्य प्रदेश है, 2 नंबर ऑप्शन राजस्थान पंजाब है, या फिर 3 नंबर ऑप्शन राजस्थान गुजरात है, या फिर 4 नंबर ऑप्शन राजस्थान हरियाणा है? सभी साथियों को प्रयास करना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का। एक बार सभी साथी ध्यान देंगे, अगर आपने अभी तक हमारे इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि और भी विद्यार्थी क्लास से जुड़ सकें, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी साथी ऐसी राजस्थान जीके की शानदार और जानदार क्लासों के लिए। तो देखिए, अगर बात करें यहाँ पे निम्नलिखित में से किन दो राज्यों में माही परियोजना एक संयुक्त परियोजना है साथियों, तो यहाँ पे अपना 3 नंबर ऑप्शन राइट रहता है, राजस्थान और गुजरात। कौन सा साथियों? राजस्थान और गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगर बात करें साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है? इंपॉर्टेंट है, सीईटी के एग्जाम में पक्का छपेगा। अगर कोई विद्यार्थी हमारी अभी तक क्लास देख रहा है तो इम्पोर्टेंट लगा लेना, ये आपके एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा कि भारत के अंदर हरित क्रांति का जनक है वो किसे माना जाता है? क्या हीरालाल चौधरी को माना जाता है, या फिर सैम पित्रोदा को माना जाता है, या फिर MS स्वामीनाथन को, या फिर वर्गीस कुरियन को? सभी साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर, और इम्पोर्टेंट लगा लेना, एग्जाम में पक्का आपको मिलेगा CET 10+2 के एग्जाम में। भारत में हरित क्रांति का जनक है वो किसे माना जाता है? सभी साथी मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, फिर आगे बढ़ेंगे साथियों। और अभी मैं आपको साथियों लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ CET 10+2 के एग्जाम में, जो कि हूबहू छपेंगे। तो सभी साथी बने रहेंगे क्लास में, एक बार लाइक कर देंगे, क्लास को शेयर कर देंगे, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों। और आपको इस क्लास के लिए साथियों टारगेट दिया जाता है लगभग अपने 50 लाइक का। इस क्लास के ऊपर साथियों आपको 50 लाइक का टारगेट दिया जाता है। इस 50 लाइक के टारगेट को आपको पूरा करना है, तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। तो देखिए, अगर बात करें साथियों यहाँ पे भारत में हरित क्रांति का जनक है किसे माना जाता है, तो सभी साथी ध्यान देंगे, यहाँ पे MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहता है। सभी साथी नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों एग्जाम में पक्का छपेगा, सेम टू सेम आएगा। अब देखिए साथियों, मैं आपको कुछ क्वेश्चन नोट करवाना चाहूँगा जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पक्का छपेगा। तो देखिए सभी साथी क्वेश्चन नोट करने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए, सभी साथी देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए साथियों अपने चारणों की कुल देवी है वो कौन सी माता है? चारणों की कुल देवी। एक साथ साथियों मैं आपको 3 क्वेश्चन नोट करवाने का प्रयास करूंगा। एक तो क्वेश्चन है साथियों चारणों की कुल देवी का,
और एक क्वेश्चन साथी ये अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए सांबर चौहानों की कुल देवी कौन सी है। इनसे क्वेश्चन रिपीट होता है साथियों और अक्सर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। सांबर चौहानों की कुल देवी, सांबर चौहानों की कुल देवी कौन सी माता है। एक देखेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए सिरवी जाति की कुल देवी। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों और एग्जाम में पक्का आपको इन तीन में से एक या दो क्वेश्चन पक्का मिलेगा। तो देखेंगे सभी साथी यहाँ पे अब राइट आंसर बताने का प्रयास करूंगा। देखते हैं किन किन क्वेश्चनों को, अपने ये जो तीन क्वेश्चन मैंने आपको नोट करवाए हैं, देखते हैं किन विद्यार्थियों को इन तीनों के तीनों क्वेश्चनों के राइट आंसर पता है। तो सभी साथी मुझे आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है। सभी साथी मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तीनों के तीनों एक साथ बताने सभी साथियों को, तीनों के तीनों क्वेश्चनों के राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताने सभी साथियों को। चारणों की कुल देवी आपको बताना है, सांबर चौहानों की कुल देवी आपको बताना है और अपने सिरवी जाति की कुल देवी आपको बताना है। सभी साथी एक साथ कमेंट करेंगे इन तीनों क्वेश्चनों के राइट आंसर के साथ। उम्मीद करता हूं सभी साथियों ने प्रयास किया होगा इन तीनों क्वेश्चनों के राइट आंसर बताने का। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें चारणों की कुल देवी कौन सी माता है, तो देखिए साथियों यहाँ पे राइट आंसर लिखने का प्रयास करेंगे सभी साथी। तो चारणों की कुल देवी साथी अपने जीर्ण माता, कौन सी माता साथियों, जीर्ण माता अपने चारणों की कुल देवी है। फिर देखिए साथियों सांबर चौहानों की कुल देवी कौन सी है, तो अपने जीर्ण माता है, सॉरी सकराय माता है, सकराय माता। जीर्ण माता साथी अपने चारणों की कुल देवी मैंने आपको बताया और सांबर चौहानों की कुल देवी साथियों सकराय माता, इनको नोट करना है। फिर देखिए साथियों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए सिरवी जाति की कुल देवी कौन सी है, तो सिरवी जाति की कुल देवी साथियों अपने आई माता, कौन सी माता साथियों, आई माता। ये तीन क्वेश्चन साथियों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको एक साथ लिखवाने का प्रयास किया है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे इन तीनों क्वेश्चनों को। चारणों की कुल देवी कौन सी है, एक बार दोबारा से देख लें सभी साथी। चारणों की कुल देवी साथियों जीर्ण माता और अपने सांबर चौहानों की कुल देवी साथियों सकराय माता और अपने सिरवी जाति की कुल देवी साथियों अपने आई माता। तो चलिए मैं आपको नोट करवा देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हेडिंग लगाएंगे सभी साथी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हेडिंग लगा ली होगी सभी साथियों ने। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन आपको नोट करना है कि बताइए, क्वेश्चन लिखिए सभी साथी, चारणों की कुल देवी कौन सी माता है। क्वेश्चन लिखिए साथियों, चारणों की कुल देवी कौन सी माता है। 1 नंबर क्वेश्चन नोट करेंगे सभी साथी, चारणों की कुल देवी कौन सी माता है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को नोट करने का प्रयास करेंगे सभी साथी। चारणों की कुल देवी कौन सी माता है, तो चारणों की कुल देवी साथियों जीर्ण माता, राइट आंसर रहेगा साथियों अपना जीर्ण माता। नोट कर लेंगे सभी साथी जीर्ण माता। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन लगाइए साथियों जल्दी से। 2 नंबर क्वेश्चन में नोट कीजिए, बताइए सांबर चौहानों की कुल देवी कौन सी माता है। सांबर चौहानों की कुल देवी कौन सी माता है। सांबर चौहानों की कुल देवी कौन सी माता है, तो सभी साथी राइट आंसर नोट करेंगे सकराय माता। सांबर चौहानों की कुल देवी है साथियों सकराय माता। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी, नोट करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन नोट करेंगे सभी साथी, सिरवी जाति की कुल देवी कौन सी माता है। सिरवी जाति की कुल देवी कौन सी माता है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को नोट करेंगे सभी साथी। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिरवी जाति की कुल देवी कौन सी माता है। तो राइट आंसर रहेगा साथियों यहाँ पे अपना आई माता। सिरवी जाति की कुल देवी है आई माता। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपने 3 क्वेश्चनों को एक साथ नोट कर लिया होगा। तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे और 50 लाइक का टारगेट साथी वो आपको इस क्लास के ऊपर पूरा करना है। तो यहाँ पे साथी अपनी क्लास है वो ख़त्म होती है। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप ऐसे ही घर पर बैठे हुए ऑनलाइन राजस्थान जीके है वो स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के साथ पढ़ते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।